हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कर रहे हैं? चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए इसी तरह। आइए, आज का सब्जेक्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। क्या है सब्जेक्ट? एलिमेंट ऑफ बैंकिंग। आज इसमें नया अध्याय पढ़ेंगे, नया टॉपिक। वो हमारा नया टॉपिक क्या है? ग्रामीण साख। इस ग्रामीण साख में आप पढ़ेंगे क्या? ग्रामीण साख में आप पढ़ेंगे महाजन और देसी बैंकर। महाजन व देसी बैंकर, यह हमारा टॉपिक है। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रामीण साख। प्राचीन समय से चली आ रही है परंपरा कि गांव की ग्रामीण क्षेत्रों में कौन रहते हैं? ग्रामीण रहते हैं। ग्रामीण में खास तौर से किसान होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हमारे रहते हैं, उन किसानों को भी ऋण की आवश्यकता होती है। आज बड़े बड़े उद्योग, कल कारखाने वगैरह हैं, फैक्ट्रियां हैं, चल रही हैं, तो उसे पैसे की तो आवश्यकता सबकी होती है। लेकिन स्टार्टिंग जो हमारा कारोबार का है वो ग्रामीण क्षेत्रों से ही शुरू होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब तक अनाज नहीं होगा, किसान अपना खेतों में मेहनत नहीं करेगा, तो वह कल कारखाने सब बेकार हैं उसके लिए। क्योंकि यहीं से उत्पादन होता है तो आगे बढ़ता है, फैक्ट्रियों में जाता है, वहाँ नया 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 प्रोडक्ट बनता है, फिर हमारे पास धीरे से आता है, फिर उसका हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे किसानों को ऋण की आवश्यकता। तो जो कृषक हमारे हैं, कृषक हैं, इन कृषकों को ऋण, किसानों को जो ऋण है, यह ऋण कैसे दिया जाता है? ऋण को हमने चार पार्टों में बांटा है। ये ऋण 4 तरीके से होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला हमारा होता है अल्पकालीन ऋण। फर्स्ट है अल्पकालीन ऋण। दूसरा होता है मध्यकालीन ऋण और तीसरा होता है दीर्घकालीन ऋण और चौथा होता है अनुत्पादकीय ऋण। ये 2 हो गया, 3 हो गया। अनुत्पादकीय, ये 4 तरीके से होते हैं। माने किसानों को ऋण कितने तरीके से दिए जाते हैं, एक 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया। अल्पकालीन ऋण का मतलब होता है कि ऐसा ऋण जो कम समय के लिए होता है, तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है, तो उसे अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। अर्थात वह ऋण जो 15 माह से कम समय के लिए होता है, 15 माह से कम समय के लिए होता है, तो उसे अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। मतलब वह ऋण जो किसानों को या उपभोक्ताओं को तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिया जाता है, उसे अल्पकालीन ऋण कहा जाता है। दूसरा होता है मध्यकालीन ऋण। यह क्या होता है कि वह ऋण जो अल्पकाल से थोड़ा सा बढ़ा, मतलब थोड़ी आगे की जरूरत को पूरा करने के लिए दिया जाता है। अर्थात चाहे वो खाद, बीज, ट्रैक्टर, हल, बैल आदि खरीदने के लिए दिया जाता है, तो उसे मध्यकालीन ऋण कहा जाता है। जैसे इसकी अवधि जो होती है, ये 15 माह से अधिक और 5 वर्ष से कम की होती है। मतलब जो कर्जा 15 माह से अधिक के लिए और 5 वर्ष से कम के लिए दिए जाते हैं, तो उसे मध्यकालीन ऋण कहा जाता है। एक होता है दीर्घकालीन ऋण कि ऐसा कर्जा जो लंबे समय के लिए, अर्थात उसका भुगतान अभी तुरंत नहीं करना है, कुछ समय, कुछ वर्षों बाद करना, तो उसे दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है। इसकी अवधि 5 वर्ष से अधिक के लिए होती है। ठीक ना? बोर्ड के एग्जाम में पूछता भी कि मध्यकालीन ऋण कितने अवधि के लिए होती है, अल्पकालीन कितना होता है, दीर्घकालीन ऋण कितना।
एक होता है अनुत्पादकीय। यह जो ऊपर का 3 ऋण बताए हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, खास तौर से किसानों के लिए, कृषि कार्यों के लिए या उनकी छोटी छोटी आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। एक अनुत्पादकीय मतलब ऐसा ऋण जो उत्पादन कार्य से संबंधित न होकर, उत्पादन कार्य से संबंधित न होकर किसी अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं, जिसका संबंध उत्पादन से बिल्कुल नहीं होता, तो उसे अनुत्पादकीय ऋण कहा जाता है। यह किसी भी तरीके से हो सकते हैं, अपनी निजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी हो सकते हैं, या कोई रोजगार करने के उद्देश्य से भी हो सकते हैं, मकान बनवाने, शादी ब्याह करने, माने जो उत्पादन कार्य से संबंधित न हो। कंफर्म। अब प्रश्न है ग्रामीण ऋण के स्रोत, ग्रामीण साख के स्रोत। ग्रामीण साख के स्रोत, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण साख के स्रोतों को हम 2 भागों में बांटे। ग्रामीण साख के स्रोतों को हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। मतलब ग्रामीण साख के कौन कौन से स्रोत हैं, इसको हमने 2 पार्ट में बांटे। ध्यान दीजिएगा। एक है, फर्स्ट हमारा है संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत, संस्थागत स्रोत का मतलब होता है जिसका संबंध सीधे संस्था से होता है, जिसका संबंध सीधे संस्था से होता है, तो उसे संस्थागत स्रोत कहा जाता है। संस्थागत स्रोत का मतलब होता है कि जब हम कर्जा, पैसा, धन, ऋण, उधार या साख किसी न किसी संस्था से लेते हैं, तो उसे संस्थागत स्रोत कहा जाता है। अब ये जानिए कि हम किस संस्था से ले सकते हैं। तो सबसे पहला है सहकारी समिति द्वारा। किस संस्था से ले सकते हैं? माने संस्था का मतलब है कि हम कर्जा किस संस्था से ले सकते हैं, तो सहकारी समिति द्वारा, ये संस्थागत स्रोत आ जाएगा। अगला व्यापारिक बैंक द्वारा, व्यापारिक बैंक द्वारा, इससे भी कर्जा ले सकते हैं। किसी भी नेशनलाइज बैंक या जो बैंक खुला है, स्टेट, सेंट्रल, पंजाब, ये सब, इससे भी हम कर्जा ले सकते हैं। अगला है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा, इससे भी हम कर्जा ले सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित है वो खास तौर से किसानों के लिए है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया, तो ये भी बैंक कर्जा देता है। अगला है राज्य सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों की संस्थाओं द्वारा, राज्य सरकार के भी कुछ वित्तीय संस्थाएं स्थापित की गई है, वहां से भी हम कर्ज ले सकते हैं। अगला है तकावी ऋण द्वारा। कुछ संस्थाएं ऐसी भी है जो तकावी ऋण देती हैं, मतलब कुछ कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध पर ऋण देती हैं कुछ समय के लिए, तो इससे भी ले सकते हैं। तो कहने का मतलब है इतनी समूह जिसको कहा जाता है, तो इतनी संस्थाएं हैं, इतने संस्था है जिससे हम कर्जा ले सकते हैं। अब प्रश्न है गैर संस्थागत स्रोत, दूसरा इसमें है गैर संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोत का मतलब है कि कर्जा लेने का वह साधन जो वास्तव में कोई संस्था नहीं है। तो जब संस्था नहीं है तो क्या है, कहीं से भी ले सकते हैं। अब कहां से ले सकते हैं यह जानिए। सबसे पहले है साहूकार व महाजन, साहूकार व महाजन। देखे होंगे हर गांव, हर शहर, हर नगर, हर कस्बे में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो पैसा उधार लेने देने का कार्य करते हैं और बदले में ऊंची दर पर ब्याज लेते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर इन व्यक्तियों से भी उधार लिया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, गैर संस्थागत स्रोत कहलाता है। क्या, साहूकार और महाजन गैर संस्थागत स्रोत, कोई संस्था नहीं है, वो तो आपसी भाईचारे, प्रेम, व्यवहार, संबंध पे बना हुआ है। दूसरा है देसी बैंकर, देसी बैंकर्स।
देसी बैंकर का मतलब है कि छोटे छोटे गांव कस्बों में छोटे छोटे देसी बैंक रहते हैं। देसी बैंक मतलब कहीं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं रहता है, न रजिस्टर्ड रहते हैं, न गवर्नमेंट के नाम में रहते हैं। कुछ लोग ऐसा कारोबार करते हैं जहां से पैसा उधार लेने देने का किया जा सकता है, तो उसे एक तरह से देसी बैंकर कहा जाता है। हम आप कोई भी हो सकता है। अगला है व्यापारी। व्यापारी से भी उधार ले सकते हैं, क्योंकि व्यापारी भी कोई संस्था नहीं है, क्योंकि व्यापारी मतलब पर्सनल उस व्यक्ति से आप कर्जा ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? गैर संस्थागत स्रोत, जिसका कोई संस्था नहीं है। अगला है जमींदार, मतलब गांव के प्रतिष्ठित या शहर के प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं जिनके पास ज्यादा पैसा है, उनसे भी ले सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, वर्तमान में तो जमींदारी वगैरह प्रथा तो नहीं है, लेकिन पहले था, जहां से लोग कर्जा या उधार लेते थे। अगला है आढ़तिया। आढ़तिया एक तरह से दलाल होता है, ब्रोकर, जो यही काम करता है। हर तरह कार्य में, हर क्षेत्र में ब्रोकर्स होते हैं। खरीदने बेचने में भी ब्रोकर होते हैं, पैसे के लेन देन में भी ब्रोकर होते हैं, तो इनसे भी उधार लिया जा सकता है। अगला है सगे संबंधी व रिश्तेदार। सगे संबंधियों से भी उधार लिया जा सकता है। तो आज लेक्चर में मैं आपको यही बताया है कि ग्रामीण साख के स्रोत कौन है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हम पैसा, कर्जा, ऋण कहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो दो क्षेत्रों से प्राप्त कर सकते हैं, संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत स्रोत। संस्थागत स्रोत कौन कौन से हैं, जिसका जिक्र अभी मैं किया हूं, और गैर संस्थागत स्रोत कौन है, इसका भी जिक्र यहाँ किया। इस तरह आज के वीडियो में पढ़े हैं ग्रामीण साख। फिर आगे आप पढ़ेंगे, इसी में के पार्ट पढ़ेंगे महाजन कौन होते हैं, देसी बैंकर्स कौन होते हैं, ठीक ना, महाजनी प्रथा कैसे शुरू हुई, ये सब आगे ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या ऋण लेने देने की सुविधाएं होती हैं, ये अगले वीडियो में आप पढ़ेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक सब्सक्राइब करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोग को इंटरमीडिएट 12th के बच्चों के लिए संपूर्ण कोर्स जो 2021 के अकॉर्डिंग है कंप्लीट कराया जाएगा और पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, फिर अगले वीडियो में हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए